वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत का आर्थिक विकास नाम से जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर चलता है उसमें एक निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, भारत की जननांकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डेमोग्राफी फीचर्स कौन कौन से हैं, तो आज की इस वीडियो में हम भारत की जननांकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो विशेषताओं की हम बात करते हैं वो कौन सी हैं? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। पिछले वर्षों की अगर हम तुलना करें, ठीक है, माना कि स्वतंत्रता के बाद में 1951 से अगर हम देखें या उससे पहले 1901 से अगर हम देखें, तो अभी जो जनगणना हुई है वो हुई है 2011 की, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस अवधि में अगर हम देखें तो भारतीय जनसंख्या में एक तरह से क्या है, बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अगर हम देखें तो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। देखिए इस अवधि की अगर हम बात करें तो 1921 को जनसंख्या का विभाजन, जनसंख्या का महाविभाजन कहा जाता है, क्योंकि उस समय एक तरह से क्या हुई थी, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। तो 1921 को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में अगर हम देखें तो इन सभी वर्षों में जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अगर हम देखें तो औसत रूप से जो 10 वर्षों में जनसंख्या बढ़ी है वो लगभग 20% के आसपास बढ़ी है। ठीक है, 10 वर्षों में 1951 से या 1961 से अगर हम बात करें तो 1961 से लेके 2011 के बीच में औसत रूप से 10 वर्षों में जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, लगभग 20%। ठीक है, कुछ कम भी हो सकती है किन्हीं वर्षों में, किसी में ज्यादा भी हो सकती है, औसत रूप से इस तरीके से बढ़ी है। देखिए 1951 की अगर हम बात करें तो 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी वो थी लगभग 26 करोड़ थी। ठीक है, और वर्तमान वर्ष में अगर हम देखें तो प्रति वर्ष 2 करोड़ 35 लाख बच्चों का एक तरह से जन्म होता है, और जिसमें से यदि हम मृत्यु की संख्या को अगर हम घटा दें तो प्रति वर्ष, ठीक है, भारत की जो जनसंख्या में वो वृद्धि होती है वो कितनी है, 1.70 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। मतलब कहने का मतलब आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि प्रति वर्ष भारत की जो जनसंख्या है वो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ जाती है। ठीक है, भारत में प्रति वर्ष जो जनसंख्या बढ़ती है इतनी बढ़ जाती है जितनी की ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या में बढ़ने की जो प्रवृत्ति, वो बहुत सारे जो देश हैं उनकी तुलना में अधिक है। और लगभग एक ऑस्ट्रेलिया, जो एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या हमारे भारत में प्रति वर्ष बढ़ जाती है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 16 से 17% भाग जो है वो भारत में निवास करता है। तो इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो तीव्र प्रवृत्ति देखने को मिलती है। देखिए धीरे धीरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है, शिक्षा में सुधार हुआ है। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें एक तरह से कमी आई है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में अगर हम देखें कमी तो आई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी, इनमें एक तरह से क्या है, जनसंख्या वृद्धि की दर देखने को मिलती है। 1961 से 2011 के बीच में अगर हम देखें तो भारतीय जनसंख्या में वृद्धि भी आई है, उसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखने को भी मिल रही है। ठीक है, 1961 के बाद में अगर हम देखें तो जो भारत की जनसंख्या है उसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हम 2001 की जनगणना की बात करें तो 2001 में पिछले 10 वर्षों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी, लगभग 21% के आसपास। ठीक है, 1991 से लेके 2001 तक 10 वर्षों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो लगभग 21% से भी ज्यादा है। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम देखें तो जो जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति है वो कितनी है 10 वर्षों में, 17.7%।
तो इन आंकड़ों के आधार पर हम देख सकते हैं कि जनसंख्या भारत की बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने की जो दर है उसमें एक तरह से क्या हुई है, कमी आई है। और इस आधार पर अगर हम देखें, ठीक है, तो महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। ठीक है, सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16% भाग जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और बाकी जो ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है, इनका स्थान आता है। दूसरी बात, अगर हम जन्म दर एवं मृत्यु दर की बात करें तो भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर दूसरे देशों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में एक तरह से क्या है, अधिक है। देखिए, लगातार जो स्वतंत्रता के बाद में अगर हम देखें, जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है, जो शिक्षा में सुधार हुआ है, उसके बाद में अगर हम देखें तो जनसंख्या में जो वृद्धि की दर है, जन्म दर और मृत्यु दर जिसको हम कहते हैं, उसमें एक तरह से कमी आई है। ठीक है, इसके बाद में भी हम देखें तो जन्म दर और मृत्यु दर की तुलना में मृत्यु दर में ज्यादा कमी आई है। ठीक है, मृत्यु दर में ज्यादा कमी क्यों आई है, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ है, सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की गई है, लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जो है वो भी एक तरह से बढ़ी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। इससे धीरे धीरे एक तरह से क्या हुआ, मृत्यु दर में कमी आई है। तो जन्म दर भी घटी है, मृत्यु दर भी घटी है, लेकिन मृत्यु दर ज्यादा घटी है, इसलिए जनसंख्या एक तरह से क्या है, भारत की ज्यादा है। अब देखिए, मृत्यु दर में कमी होने के कारण भी लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या कारण है, बढ़ती हुई सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जनसाधारण की जागरूकता, इन आधारों पर एक तरह से क्या हुआ है, मृत्यु दर में कमी आई है। लेकिन विश्व में अगर हम विकसित देशों से तुलना करें तो भारत में आज भी एक तरह से मृत्यु दर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक मृत्यु दर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनमें उड़ीसा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, इनमें एक तरह से क्या है, ज्यादा है। और सबसे कम जो मृत्यु दर देखने को मिलती है भारत में वो कौन से राज्य में है, केरल में है, क्योंकि केरल एक तरह से शिक्षित राज्य की श्रेणी में गिना जाता है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो सबसे एक तरह से अधिक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका विस्तार हुआ है। तो केरल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिक विस्तार होने से वहां पे एक तरह से क्या है, मृत्यु दर कम है। अधिक मृत्यु दर कौन से राज्यों में है, जहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जहां पे गरीबी पाई जाती है, गरीबी, बीमारी, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की उदासीनता है, यहाँ समय समय पर प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, भूकंप, इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। उन राज्यों में एक तरह से क्या है, मृत्यु दर ज्यादा है, जनसंख्या वहां पे क्या है, ज्यादा है। साथ ही साथ उन राज्यों में जहां पे चिकित्सा और पोषण की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। ठीक है, 1961 के बाद में अगर हम देखें, 61 से लेके 2011 के बीच में, इन 50 वर्षों में जो भारत की जनसंख्या है वो दुगुने से भी ज्यादा हो गई है। और हम कह सकते हैं कि इनमें जो वृद्धि हुई है प्रत्येक 10 वर्षों में कितनी हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। उसके बाद में अगर हम तीसरी विशेषताएं देखें तो वो है जनसंख्या घनत्व, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो भारतीय जनसंख्या का जो घनत्व था वो कितना था, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन 2011 में भारत की जनसंख्या बढ़ गई है और ये जो जनसंख्या घनत्व वो कितना हो गया, 382, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति जो हैं वो एक तरह से निवास करते हैं। तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है उसमें भी वृद्धि हुई है। क्यों वृद्धि हुई है, क्योंकि कुल जो जनसंख्या है उसमें एक तरह से वृद्धि हुई है। अधिक हम घनत्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो घनत्व जनसंख्या का वो दिल्ली में देखने को मिलता है, जहां पे 1 वर्ग किलोमीटर में इस समय 11.297 लोग जो हैं वो निवास करते हैं। सॉरी, यहाँ पे 11.2 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाए, देखो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, तो 11,000
297 लोग निवास करते हैं। और अन्य राज्यों में सबसे अधिक जो घनत्व है वो कहाँ पे है, बिहार में है। इसके अलावा जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें भी एक तरह से जनसंख्या घनत्व क्या है, ज्यादा है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे कितना है, केवल 17 है। अब देखिए इसके बाद में अगर हम लिंग अनुपात की बात करें कि प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसको एक तरह से कहा जाता है लिंग अनुपात। तो भारत में अगर हम लिंग अनुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की, तो उसमें भी एक तरह से क्या हुई है, कमी आई है। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में पुरुषों की जो जनसंख्या वो कितनी है, 62.31 करोड़ थी, जबकि स्त्रियों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 58.75 करोड़। और दोनों मिला के जो कुल जनसंख्या थी 2011 में वो कितनी थी, 121 करोड़ से भी ज्यादा थी। अब यहाँ पे स्त्रियों की संख्या अगर हम देखें तो स्त्रियों की जो संख्या है वो कितनी है, 943। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वो कितनी है भारत में, 943 है। तो स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है उसमें एक तरह से क्या है, अंतर देखने को मिलता है। और जो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पाया जाता है वो भारत में कहाँ है, केरल और पौंडुचेरी में है, जो 1000 से भी ज्यादा है। मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्यादा कहाँ पे है भारत में, केरल और पांडुचेरी में। उसके बाद में अगली विशेषता हमारी है जीवन प्रत्याशा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1940 का जो दशक था उसमें अगर हम देखें तो शिक्षा का अभाव था, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, लोगों में जागरूकता का अभाव था। इसलिए उस समय औसत जीवन अवधि जो थी, जीवन प्रत्याशा थी, वो कितनी थी, 30 वर्ष थी। ठीक है। और उस समय जन्म के समय बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। जैसे जैसे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव जो था वो कम होता गया, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं का जैसे जैसे विस्तार होता गया, तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ में लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन जीने की जो आयु है, औसत आयु, उसमें एक तरह से वृद्धि हुई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तो औसत कितना था, केवल 30 वर्ष था। लेकिन 2011 की जो जनगणना है उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है, लोगों को पौष्टिक आहार मिलने लग गया है, अंधविश्वास में कमी आई है, सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। तो उसके बाद में जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी हो गई है, लगभग 68% के आसपास है। ठीक है, लगभग जो औसत हमारा है वो कितना है, 68% है। तो हम कह सकते हैं कि जो जीवन प्रत्याशा है उसमें वृद्धि हुई है। फिर आयु संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी कुल जनसंख्या है उसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग कितने हैं, जैसे कि 0 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या कितनी है, फिर 14 से लेके 60 वर्ष तक की जो जनसंख्या होती है जिसको युवा संख्या कहा जाता है, और 60 वर्ष से ऊपर जनसंख्या कितनी है। तो देखिए 0 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या अगर हम देखें तो कुल जनसंख्या में उनका भाग कितना है, ये है लगभग 30% के आसपास है। और 60 वर्ष से ऊपर जो है वो लगभग कितना हम कह सकते हैं, 7% के आसपास। बाकी का जो बचा हुआ है लगभग 60% से भी जो ज्यादा जनसंख्या है वो भारत में युवा जनसंख्या गिनी जाती है। ठीक है, तो युवा जनसंख्या जिस देश में ज्यादा होती है वो देश एक तरह से क्या कर सकता है, ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। इसको हम जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी लाभांश की जो कंडीशन है वो भारत में एक तरह से देखने को भी मिलती है। तो विभिन्न आयु संरचना में अलग अलग आयु वर्गों में कितनी जनसंख्या है उसको हम देखते हैं। शिक्षा और साक्षरता की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तो शिक्षा और साक्षरता दर में बहुत ही निम्न स्तर था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की बात में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं जिससे साक्षरता दर बढ़ी है। पुरुषों की जो साक्षरता दर है उसमें भी वृद्धि हुई, उसमें लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन स्त्रियों की जो साक्षरता दर उसमें 5 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन इसके बाद में भी हम देखें तो पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियों की साक्षरता दर है वर्तमान समय में वो एक तरह से क्या है, कम है। ठीक है, विभिन्न प्रदेशों और नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता की दर
बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पे? केरल में है। ठीक है, 93% से भी ज्यादा जो जनसंख्या है वो साक्षर गिनी जाती है केरल की। ठीक है, जबकि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे साक्षरता का स्तर क्या है? कम है। ठीक है, लगभग कितना है? बिहार में 63% है। राजस्थान में कितना है? थोड़ा सा ज्यादा है, 67% है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, आपका ये छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ पे एक तरह से साक्षरता दर कम देखने को मिलती है। जबकि केरल जैसे जो केरल जो राज्य है वहां पे 94% के आसपास जो जनसंख्या है वो साक्षर की श्रेणी में आती है। और साथ ही साथ जो नगरीय साक्षरता है, शहरी और ग्रामीण साक्षरता, उसमें भी एक तरह से विभिन्न राज्यों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। फिर व्यावसायिक संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए व्यावसायिक संरचना का मतलब लोग प्राथमिक क्षेत्र में कितने लगे हुए हैं, द्वितीय क्षेत्र में कितने लगे हुए हैं और तृतीय क्षेत्र में कितने लगे हुए, मतलब आजीविका के लिए जो कार्य करते हैं लोग। प्राथमिक का मतलब कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं में अगर हम देखें तो अधिकांश जो जनसंख्या है वो भारत की रोजगार के लिए प्राथमिक जो कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं हैं उसमें लगी थी स्वतंत्रता के समय। आज भी इसमें ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक तरह से कमी आ रही है। मतलब लोग प्राथमिक क्षेत्र से धीरे धीरे सेवा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। तो द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग धंधे हैं उसमें भी एक तरह से हम देखें तो वहां पे जो जनसंख्या लगी हुई एक तरह से क्या है? कम है, क्योंकि उद्योग धंधों में आज के समय में मशीनों का प्रयोग ज्यादा होने लग गया है। इसलिए जो जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी थी धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रही, कहां पे हो रही है? सेवा क्षेत्र की ओर हो रही है। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो भारतीय जनसंख्या का लगभग 70% भाग, ठीक है, या 68.8 एक एग्जैक्ट आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इतनी जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में से 68.8% जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है और बाकी की 32 या 31% जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो है उसके अनुपात में, उसके प्रतिशत में लगातार कमी आती जा रही है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अधिकांश जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती हैं। अपने रोजगार के लिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपना कार्य करती हैं। भारत में इस समय 5.5 लाख से भी अधिक गांव हैं, जिनमें 2000 गांव ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10,000 से भी अधिक है। और 1931 में हमारे देश में केवल 12% जनसंख्या थी वो शहरों में रहती थी। लेकिन आज जो 2011 के आंकड़े उसमें अगर हम देखें तो 31% से भी ज्यादा जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में धीरे धीरे शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है उसमें वृद्धि हुई है। मतलब लोग गांवों से शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस समय देश में 300 से भी अधिक नगर 1 लाख या उससे अधिक आबादी के हैं, जबकि मुंबई तथा दिल्ली ऐसे नगर है जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है, ये महानगरों की श्रेणी में आते हैं, इनकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में निरंतर कमी हो रही है। ठीक है, जो क्या दर्शाता है कि लोग अपने आजीविका के लिए नगरों की ओर, शहरों की ओर एक तरह से जा रहा है, क्योंकि शहरों में उनको आसानी से रोजगार मिल जाता है। औद्योगिकरण जो है वो वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोगों का जो रुख है वो गांवों से शहरों की ओर हुआ है, इसलिए शहर में वृद्धि हुई है। ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार होने से नगरों की ओर होने वाले प्रवास को अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी जो हमने देखी हैं।